हाय, इससे पहले कि आप अपने 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ना स्टार्ट करें, आपकी प्रिपरेशन को इजी बनाने के लिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज, टिप्स और ट्रिक्स जो आपको अपने ड्रीम स्कोर को अचीव करने में हेल्प कर सकती हैं। ओके, वैसे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ड्रीम स्कोर क्या है, लेकिन इस वीडियो के कंटेंट और अपने खुद के हार्डवर्क से आप 98, 99 या फिर 100% भी स्कोर कर सकते हैं। मेरे खुद के स्कोर की बात करें तो 12 बोर्ड एग्जाम्स का मेरा रिजल्ट था 493 आउट ऑफ 500, मतलब 98.6% विद स्टेट रैंक ऑफ 7 और मेरे सब्जेक्ट वाइज स्कोर्स ये रहे। ओके, अब सीधा पॉइंट पे आते हैं। नंबर 1, सिलेबस स्टडी। देखो, मेरे हिसाब से आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका सिलेबस। ऐसा कह सकते हैं कि अ बोर्ड एस्पिरेंट विदाउट अ सिलेबस इज लाइक अ सोल्जर विदाउट अ गन। तो इसलिए सबसे पहले अपने लेटेस्ट सिलेबस की या तो हार्ड कॉपी खरीदो वरना पीडीएफ डाउनलोड कर लो, और अब इसके आगे की अपनी सारी पढ़ाई आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करनी है। लेकिन कैसे? सिंपल, पहले तो हर सब्जेक्ट में चैप्टर्स को मार्क्स की वेटेज के हिसाब से अरेंज करो और फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले पढ़ो, और हाँ, ज्यादा डिटेल में भी पढ़ो। और अब अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर के रिलेटेड आपको अपने सिलेबस में जो जो सब टॉपिक्स मिलेंगे उन सब टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक जनरल रूल आप ये लेकर चल सकते हैं कि एक चैप्टर के हर एक सिलेबस में दिए हुए सब टॉपिक पे आप एक एक पैराग्राफ तो लिख पाएं, और उसके बाद अगर आप और ज्यादा चीजें प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी। बस ये इंश्योर करना है कि ऐसे ही सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका हर कोई चैप्टर साथ साथ कवर होता जाए। ट्रस्ट मी, इसके बाद आपके नंबर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 2, पॉजिटिव अप्रोच। अच्छा हाँ, वैसे रोकने से याद आया, बोर्ड में टॉप करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी खुद की पॉजिटिव अप्रोच, क्योंकि खुद पे भरोसा करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बोर्ड एग्जाम में रोल नंबर ले। ओके, बैड जोक, सॉरी। जब तक आप खुद नहीं मानोगे कि आपका बोर्ड में हाई स्कोर आ सकता है, तब तक सच में नहीं आएगा। तो आज से ये मानने लग जाओ कि हाई स्कोर तो मेरा आएगा ही, उल्टा कम स्कोर मैं आने नहीं दूंगा / दूंगी। हर दिन खुद से बोलो कि मेरा टॉप करना पॉसिबल है। इनफैक्ट दीवार पे पोस्टर भी चिपका दो, या फिर उससे भी एक इफेक्टिव चीज कर सकते हो जो मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा। अब लेकिन आपकी खुद की पॉजिटिव अप्रोच और मोटिवेशन को हमेशा ओवर द टॉप रखने के लिए ये जरूरी है कि आपको पहले खुद पता हो कि आपको ज्यादा मार्क्स लाने क्यों हैं। Which leads us to नंबर 3, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मार्क्स। देखो, ये चीज आपको बचपन में बोली गई होगी कि 8th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ो, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर बोला होगा कि नहीं 8th इंपॉर्टेंट नहीं था, अब 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ो, ये सच में इंपॉर्टेंट है। और अब यही चीज 10th के बाद आपको 12th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बोली जा रही होगी। लेकिन क्या ये मार्क्स सच में कहीं मैटर करते हैं? कुछ फैक्ट्स पे आते हैं। जॉब्स। अगर आप फ्यूचर में जाके कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो 12th के मार्क्स मैटर करते हैं। कई सारी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट कंपनीज में आपको 60% या फिर 80% के 12th बोर्ड एग्जाम मार्क्स का क्राइटेरिया भी मिलेगा। क्राइटेरिया के अलावा आपके रेज्यूमे का भी ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनाता है। स्टडीइंग अब्रॉड। अगर आप किसी प्रेस्टिजियस फॉरेन यूनिवर्सिटी से अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको 90% या फिर इवन 95% ऐसे बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स के क्राइटेरिया मिलेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये क्राइटेरिया आपके 12th के साथ साथ 10th और 11th के मार्क्स पे भी अप्लाई होते हैं। इसके अलावा कई एंट्रेंस एग्जामिनेशंस और यूनिवर्सिटी एडमिशंस में भी ये मार्क्स मैटर करते हैं, और यही मार्क्स काफी हद तक डिसाइड करते हैं कि आप फ्यूचर में किस तरह की डिग्री परस्यू कर रहे हो। स्टूडेंट्स कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, जैसे नीट, जेई, यूपीएससी, लेकिन एक्चुअल में कितने परसेंट एस्पिरेंट्स इन एग्जाम्स को क्रैक कर पाते हैं? आपने कई बार कोरा, यूट्यूब कमेंट्स या फिर किसी और साइट पे लोगों की स्टोरी सुनी होगी कि कैसे नीट, जेई या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन में लोगों के 4 से 5 साल कंप्लीटली वेस्ट हो जाते हैं और एंड पे कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पाता। और इस सब के बाद एस्पिरेंट्स को फाइनली रियलाइज होता है कि जिंदगी के 3-4 साल कंप्लीटली वेस्ट हो गए हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए जरूरत है एक ऐसे सिस्टम की जहां अगर आपको लगता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन के साथ एक प्लान बी को भी रखना चाहिए, तो आप अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ एक बैकअप डिग्री भी परस्यू कर सकें, ताकि आप हमेशा मेंटली सिक्योर रहें। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए जो एक सोल्यूशन मेरे दिमाग में आता है वो है कॉलेज विद्या, जहां आपको अपने लिए सबसे सही ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस यूनिवर्सिटी मिलेगी, क्योंकि आप 50+ अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज अपने इंटरेस्ट, बजट, अप्रूवल, फीस और स्टूडेंट रेटिंग के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं। कॉलेज विद्या के यूनिक फीचर्स की मदद से आपको एक अनबायस्ड और फ्री पोर्टल मिलता है, जहां से आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज पे प्रोसीड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑडियो या वीडियो काउंसलिंग के साथ साथ AI बेस्ड फीचर्स भी यूज कर सकते हैं, ताकि आप अपने लिए एक यूनिवर्सिटी चूज कर पाएं। स्टूडेंट्स यूजुअली डिस्टेंस डिग्रीज को लेस वैल्यूएबल समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूजीसी के अकॉर्डिंग ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस डिग्री एक रेगुलर डिग्री के ही इक्विवेलेंट है। तो याद रखिए, एजुकेशन एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और वही डिसीजन लीजिए जिससे आपको रिग्रेट ना हो। तो अगर आपको ये कंसेप्ट इंटरेस्टिंग लगता है, आप जाके कॉलेज विद्या की वेबसाइट चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बाकी वीडियो पे वापस आते हैं।
तो अब क्योंकि हम लोग फुली मोटिवेटेड है थैंक्स टू आवर पॉजिटिव अप्रोच, चलो अब डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन पे आते हैं। इंग्लिश, देखो जनरल इंग्लिश में आपकी 2 टेक्स्ट बुक्स के अलावा आपके लिए बेस्ट रिसोर्स है एक एमबीडी गाइड। एमबीडी गाइड पे आपको मिलेगी चैप्टर समरी, सॉल्व्ड, बैक एक्सरसाइजेस, ग्रामर, अलग अलग फॉर्मेट्स और आपके एग्जाम में जो कुछ भी आ सकता है वो हर एक चीज। तो एक एमबीडी गाइड खरीदो या फिर बोरो करो और अपनी टेक्स्ट बुक्स के साथ साथ एमबीडी पढ़ना स्टार्ट करो। और हाँ, ये मेरा खुद का ओपिनियन ड्यू टू एक्सपीरियंस है, तो ये वीडियो एमबीडी ने स्पॉन्सर नहीं किया है। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करने चाहिए डॉन गेस पेपर्स और लास्ट 2 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर्स, लेकिन हाँ नए सिलेबस के। आपकी बुक्स चेंज हो गई हैं तो पुराने पेपर्स पे बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसी बेसिक मटेरियल को बार बार पढ़ के आप पेपर के मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, लेट्स से अराउंड 70 आउट ऑफ 80 मार्क्स। पर अब इस स्कोर को 70 से बढ़ाकर परफेक्ट 80 आउट ऑफ 80 ले जाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेंगी। अपने पेपर के पहले सेक्शन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अपना बेस्ट देने के लिए मैटर करती है आपकी वोकैबुलरी और साथ में थोड़ी प्रैक्टिस। तो अपनी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए नए नए वर्ड सीखो, अपना ग्रामर बेटर करो और मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग्स सर्च करो, डेफिनेटली फायदा होगा। पेपर के राइटिंग स्किल्स वाले सेक्शन के लिए सारे फॉर्मेट्स अच्छे से सीखो और मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करो, वरना बिना प्रैक्टिस के कई बार इंसान फॉर्मेट पता होने के बाद भी पेपर में सिली मिस्टेक्स कर देता है। मैं खुद अपने इंग्लिश पेपर में एडवर्टीजमेंट के एंड पे RSVP लिख के आ गया था जो इन्विटेशन के एंड पे लिखना होता है, और उसी वजह से मेरा 1 मार्क कट गया था। तो इन सभी चीजों का खास ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अब पेपर के लिटरेचर सेक्शन के लिए एक सुपर इफेक्टिव चीज, आप कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पहले से ही प्रिपेयर करके जा सकते हैं। और प्रिपेयर से मेरा मतलब है ढूंढ के मुश्किल वर्ड्स और सेंटेंसेस से अपने आंसर्स फ्रेम करें और उसे अच्छी तरह याद करके एग्जाम में जाएं। इंग्लिश पेपर में 99 स्कोर करने में मुझे इस एक टेक्निक ने सिंगल हैंडेडली सबसे ज्यादा हेल्प किया, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। ओके, तो ये थे हमारे थ्योरी पेपर के 80 मार्क्स। अब इंग्लिश प्रैक्टिकल्स के 20 मार्क्स पे भी आते हैं। और कमाल की बात यह है कि इसके लिए भी हमें सिर्फ अपना सिलेबस ही पढ़ना है, क्योंकि वहां आपके राइटिंग और लिसनिंग टेस्ट होंगे जिसके लिए कुछ पढ़ना तो है नहीं, और वाइवा में फिर से आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से ही सवाल पूछे जाएंगे। तो इन कंक्लूजन आपको प्रैक्टिकल के 20 मार्क्स फ्री में ही मिल रहे हैं। हाँ, यस, मुझे भी फ्री में ही मिले थे। तो बस अपने टेक्स्ट बुक के लेसन्स अच्छे से पढ़कर कॉन्फिडेंस के साथ अपना प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाना। और हाँ, अब याद आया, इंग्लिश पेपर के लिए आपकी हैंड राइटिंग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पर उसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। अभी नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी थ्योरी। ओके, तो आपके पेपर के लिए डिराइवेशंस, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स, इन सभी चीजों पे हम फोकस करेंगे। लेकिन हाँ, ये ध्यान में रखिएगा कि न्यूमेरिकल्स आपके पूरे 70 मार्क्स के पेपर के सिर्फ 6 मार्क्स बनाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके जाना एक अच्छा प्लान नहीं है। जी हाँ, मैं नीट जेईई एस्पिरेंट्स की ही बात कर रहा हूँ। तो जितना जरूरी है आपको न्यूमेरिकल्स पे उतना ही फोकस करना चाहिए और चीजों को उनकी मार्क्स वेटेज के हिसाब से ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। वैसे तो आपके पीसीबी सब्जेक्ट्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एनसीईआरटी से डायग्राम्स, पॉइंट्स टू पॉन्डर या फिर समरी, ये सब चीजें चाहे तो कर सकते हैं। अब पीसीबी के लिए अगर स्टडी मटेरियल की बात करें तो अगर आपके पास क्लास नोट्स या फिर कोचिंग मॉड्यूल्स हैं तो उनसे आपका सारा काम हो जाएगा। और अगर आपके पास इन चीजों में से पहले से कोई अवेलेबल नहीं है तो आपके लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल है इंस्टेंट नूडल्स, मेरा मतलब इंस्टेंट नोट्स। इंस्टेंट नोट्स आपके पीसीबी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए एक परफेक्ट पैकेज है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो कुछ भी आ सकता है सब इसमें अप्रोप्रिएट डिटेल के साथ कवर्ड है, और साथ में चीजें आपके बोर्ड आंसर्स के फॉर्मेट में ही लिखी हैं, तो आपके लिए तो चीजें और भी आसान हो जाएंगी। इसके अलावा आपको अपने स्पेसिफिक बोर्ड एग्जाम के हिसाब से पिछले 5 सालों के पेपर्स भी प्रैक्टिस करने चाहिए और बिल्कुल एग्जाम एनवायरमेंट को रेप्लिकेट करके ही अटेम्प्ट करने चाहिए। अब आप जिस भी बोर्ड एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको गेस्ट पेपर्स और मॉडल टेस्ट पेपर्स, इन दोनों के सभी क्वेश्चन चेक भी करने हैं और प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि उधर से क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा रहती है। मैंने खुद जेके बोर्ड से अपना 12th क्लास का एग्जाम दिया था और उसके लिए डॉन गेस्ट पेपर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। जेके बोर्ड वाले चाहें तो उसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अब पीसीबी सब्जेक्ट वाइज कुछ स्पेसिफिक चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे फिजिक्स का पेपर काफी ज्यादा लेंथी होता है, तो स्पीड का ध्यान रखना है और चॉइस वाले क्वेश्चंस में आपको ट्राई करना है कि आप छोटे आंसर्स वाले क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर रहे हो। तो ये चीज न्यूमेरिकल्स वाली चॉइसेस पे भी अप्लाई होती है। और हाँ, डायग्राम्स आपके फिजिक्स पेपर के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में साथ में डायग्राम्स बनाने की ट्राई कीजिएगा। केमिस्ट्री का पेपर लेंथी नहीं होता, लेकिन पेपर में आपको 1-2 डायग्राम्स तो बनानी पड़ेंगे और साथ में न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिल सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ने से पेपर में फायदा होता है और वहीं से आपको डेरिवेशंस और ग्राफ्स प्रैक्टिस करने चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जरूरी है कि आप पहले किसी टीचर से अच्छे से चीजें समझ लें और फिर याद करने पे फोकस करें, तभी आप चीजें रिटेन कर पाएंगे। और लास्टली बायोलॉजी का पेपर भी लेंथी होता है, तो आपको पेपर में चॉइसेस ध्यान से सिलेक्ट करनी है ताकि आप अपना टाइम बचा पाए, और डायग्राम्स भी आपको ज्यादा से ज्यादा बनानी पड़ेंगी ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल पाए। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स, आपके पीसीबी के प्रैक्टिकल्स भी हर सब्जेक्ट में 30 मार्क्स बनाते हैं, तो उनके लिए भी खास ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल है।
सबसे पहले तो आपको एक प्रैक्टिकल कॉपी बनानी है, कौन सी कंपनी की लेनी है वो अपने सब्जेक्ट टीचर से कंफर्म कर लेना और साथ में नोटबुक को कवर भी कर लेना। प्रैक्टिकल्स आपको नोटबुक के ही प्रिंटेड साइड से शॉर्ट करके कॉपी कर लेनी है और डायग्राम्स भी वहीं से बनानी है। लेकिन सारे ही प्रैक्टिकल्स कॉपी नहीं करने, अपने सीनियर या फिर किसी टीचर से प्रैक्टिकल्स मार्क करवा लेना और बस वही कॉपी करना। कई जगहों पर प्रैक्टिकल्स में आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज भी लिखनी पड़ेंगी, तो उसके लिए आप किसी दोस्त, सीनियर या फिर गूगल की हेल्प ले सकते हैं। अब रही बात प्रैक्टिकल एग्जाम्स की, तो उनके लिए भी आपको ये लिखी हुई थ्योरी याद करके जाना है और वाइवा के लिए पीसीबी की ही थ्योरी पूछी जाती है, तो अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ के जाना। मैथमेटिक्स तो पहली जो बोर्ड का एग्जाम होता है मैथ्स का, उसमें सोर्सेज मतलब हमें उधर इधर जाना ही नहीं है। पहले जो हमारी कोर्स की बुक है मतलब एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में एक्चुअली आते हैं वो 90% ऑफ द टाइम या तो वो एक्सरसाइज से आते हैं या तो वो जो एग्जांपल्स होती है मतलब इन टेक्स्ट एग्जांपल्स उसी में से आते हैं। तो हमें क्या करना है, मतलब हमें क्या करना है, अगर हम फॉर एग्जांपल हमारा मेन फोकस है नीट या हमारा मेन फोकस जेईई है, तो साल के मोस्ट ऑफ द टाइम हमें उसमें मतलब बोर्ड स्पेसिफिक तैयारी करनी ही नहीं है। अगर हमें नीट है तो नीट की तैयारी करेंगे और जेईई और अगर हम जेईई के लिए पढ़ रहे हैं तो जेईई की तैयारी करेंगे। फिर जब 1 या 2 महीने रहे होंगे एग्जाम के लिए, मतलब बोर्ड एग्जाम जब वो डेट शीट आता है वगैरह, जब वो सब हो गया होगा, तब हमें प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है बोर्ड की। तो उस टाइम हमें क्या करना है, पहले मतलब बुक खोलने से पहले हमें पहले पिछले प्रीवियस ईयर्स मतलब जो पेपर आते हैं ना, वो अचीवर की जो करेक्शन आती है, एक वो बुक आती है, उसमें हर मतलब जम्मू के भी एग्जाम मतलब प्रीवियस पेपर होते हैं और कश्मीर के भी, कश्मीर डिवीजन के भी प्रीवियस पेपर होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें वो उन सब पेपर्स के थ्रू गो थ्रू करना है और जो इंपॉर्टेंट मतलब हमें लगता है कि क्वेश्चन ये रिकरेंट मतलब हर साल आ रहे हैं, वो हमें उन सब की हमें एक लिस्ट बनानी है। उसके बाद हमें मतलब फिर हमें पढ़ना स्टार्ट करना है, लेकिन हमें पहले एक आइडिया होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्या है और क्या नहीं है, मतलब बिफोर इवन स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम। तो उसके बाद हमें जब हमने मतलब एक लिस्ट बना ली होगी, मतलब हमें आइडिया होगा कि किस पेपर में से क्या आता है, उसके बाद जब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, हमें लेसन तो सारा पढ़ना है, लेकिन जो हमने लिस्ट में बनाए होंगे ना मतलब क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट एवरी टॉपिक में से, उन पे हमें स्पेशल फोकस रखना है। और विद इन चैप्टर्स भी हमें मतलब एक दिमाग में रखना है कि वेटेज जो होता है वो बहुत सेट होता है। जैसे कि कुछ चैप्टर्स हैं उनमें से तो क्वेश्चन आने ही आने होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो भी मतलब सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर होता है 12th बोर्ड में, तो उसमें क्या होता है कि उसमें टॉपिक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो उसमें से तो हर साल मतलब उसमें से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो हमेशा ही आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में से। ऐसी वेक्टर थ्री एक चैप्टर है, उसमें से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे क्वेश्चन वो आना ही आना होता है। और ऐसी और एक टॉपिक है मेट्रिसेस, उसमें से भी एक क्वेश्चन आना होता है। तो यही ऐसी मतलब ये हर एक चैप्टर है जिसमें हमें पता होती है कि एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो एक मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर एक में से मतलब हर एक चैप्टर में से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है जो हम उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो एक्चुअल पेपर में आएगा ही आएगा। तो हमें उन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को एटलीस्ट करके तो जाना है, क्योंकि वो बल्क ऑफ द पेपर कंस्टिट्यूट करते हैं। और ऐसी और एक जो अच्छी बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स होती है वो गेस्ट पेपर्स की होती है, जो मतलब बोर्ड एग्जाम से थोड़ा पहले वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होती है। क्यों? क्योंकि उनसे हमें मतलब पेपर काफी आइडिया रह जाता है कि हम पेपर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने पर्सनली जब मेरा बोर्ड एग्जाम था 11th का भी 12th का भी, तो मैंने क्या किया था, गेस्ट पेपर्स मैंने बहुत सारे कलेक्ट किए थे और वो सारे सॉल्व कर दिए थे घर पे, जिससे मुझे पेपर देने से पहले आइडिया रह गया था कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और क्या नहीं आने वाला है। मैथ्स में एक चीज होती है जो मार्किंग है वो लीनियर और स्ट्रिक्ट में वो डिवाइडेड नहीं है, क्योंकि अगर आपका आंसर ठीक है और आपने सारे स्टेप्स लिखे हैं तो आपको 100 मार्क्स आएंगे। ये वैसा मतलब नहीं है कि आपको पूरा लिख के भी मार्क्स करेंगे। तो मेरे हिसाब से मैथ्स में 100 मार्क्स लाना सबसे ईजी रहेगा आपके लिए। और इसमें एक पर्टिकुलर चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो मैंने अभी मेंशन किया कि स्टेप्स जो होते हैं आंसर के, वो अगर आप ट्राई करोगे वो आप काफी इलैबोरेटली लिखा करो, क्योंकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस भी देखा है कि अगर आप कभी अपने इनको स्किप करते हो मतलब स्टेप्स को, आंसर्स के स्टेप्स को, तो उन पे कभी मार्क्स आपको बेवजह कटते हैं। मेरे 10th में भी मार्क्स मुझे लगता है कटे थे, मैथ्स में 2 मार्क्स मुझे लगता है कटे थे, वो भी स्टेप्स पे ही कटे थे, और 12th में भी मुझे कुछ मार्क्स कटे थे स्टेप्स पे ही। तो अगर आप मतलब स्टेप्स जो होते हैं वो आप स्किप ना करो तो बेहतर है। हर एक स्टेप आप लिखो, इलैबोरेट करो कि आपने जो किया वो कैसे किया, एक एप्रोप्रिएट रीजन दो और अच्छे से अपना आंसर लिखो। आंसर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। Hello everyone. First of all, thank you so much for inviting me. I am Karandeep. I did my 12th from Lucknow. I secured 98% in class 12 with 100 marks in chemistry, mathematics, and computer science. I did my BSc Honours Chemistry from St. Stephen's College, Delhi University. I had university rank 1 in my first year. I qualified IIT JAM exam with All India rank 83 and I am a final year master's student at IIT Delhi right now. मैं 5-6 साल से पिछले पार्ट टाइम स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, क्लास 11 12 नीट के रिलेटेड केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मेरा नाम नोमान जावेद भट्ट है। I got 679 marks in NEET 2022 and I am studying MBBS in GMC Srinagar. Nihayat is my batchmate and मैंने इस साल सीबीएसई बोर्ड के भी एग्जाम दिए थे 2022 में, जिसमें मेरे 482 मार्क्स थे 500 में से। जैसा कि आपने बताया आपने अपनी 12th के बोर्ड एग्जाम सीबीएसई पैटर्न पे दिए थे, तो वो स्टूडेंट्स जो इस साल अपनी 12th के एग्जाम सीबीएसई के थ्रू देना चाहते हैं, उनको आप क्या जनरली बोलना चाहेंगे कि सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स कैसे इंडिया की बाकी एग्जाम बॉडी से डिफरेंट है? अपने ही अंदर यूनिक एग्जाम है क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिलेवेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी रखता है। आई फील सीबीएसई का जो बोर्ड है वो इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सबसे ज्यादा सेंट्रली लोकेटेड है, क्योंकि सीबीएसई के जो क्वेश्चंस होते हैं या उसी पैटर्न के क्वेश्चन उन्हीं को एमसीक्यू फॉर्म में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जेईई मेंस और नीट में भी पूछे जाते हैं। इवन जेईई एडवांस के कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन कुछ लेवल पे सीबीएसई से हम मैच कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से हम अगर देखा जाए तो सीबीएसई आपके रूट लेवल कॉन्सेप्ट्स को चेक करती है, जो कि इंश्योर करता है कि आपका एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट और बैकग्राउंड भी बन जाए। तो सबसे पहली चीज आईएससी बोर्ड में एक ऐसी चीज जो सबको उसको डिफरेंट बनाता है बाकी अदर बोर्ड से, वो होता है उसकी इंग्लिश। इंग्लिश यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी टफ लेवल की होती है और इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम जब परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो इंग्लिश हमारा कंपल्सरी सब्जेक्ट हो जाता है परसेंटेज के लिए। और यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के अलग अलग एग्जाम होते हैं 100 मार्क्स, तो उस पर फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको अगर परसेंटेज अच्छी बनानी है तो दैट इज व्हाट मेक्स डिफरेंट लाइक आईएससी बोर्ड डिफरेंट। तो अगर मैं केमिस्ट्री का एग्जांपल
लेकर चलता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप पढ़ना स्टार्ट करो, आपने सिलेबस चेक करा, सिलेबस के ओरिएंटेड एकदम स्टिक रहना है, आपने उसको धीमे धीमे पढ़ना स्टार्ट करा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप जब टॉपिक्स को पढ़ रहे हो तो वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ो। आपको देखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज इस बार बहुत ज्यादा मार्क्स का है, तो उसको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली सबकी बहुत ढीली होती है। और अगर किसी का 11th क्लास का वीक है ऑर्गेनिक, तो उसको पढ़ के जाओ, क्योंकि पहले जीओ से एक बार कहीं वन शॉट देख लो कि यूट्यूब पे कहीं से वन शॉट देख सकते हो आप, देखो कि वरना फिर आपको काफी दिक्कत होगी। दूसरी चीज, नेम रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो क्लास 12 का। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ, आप जब ऑर्गेनिक पढ़ते हो ना, नेम रिएक्शन को एक अलग से कॉपी या पेजेस में लिख लो, ताकि आपको बार बार रिवाइज करने में आसानी होगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आती है बात कन्वर्जन की। कन्वर्जन ऐसे ही नहीं हो जाएंगे कि आप ऐसे ही कह रहे हो कि कन्वर्जन आपने रिएक्शन पढ़ लिया और आपके कन्वर्जन हो गए, नहीं, कन्वर्जन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, तभी आपसे कन्वर्जन होंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन कन्वर्जन के कंफर्म होते हैं, पेपर में 2 क्वेश्चन कंफर्म होते हैं कन्वर्जन के। और एक चीज, अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में इस बार तो काफी कुछ चीजें हटा दी गई हैं, तो बहुत आसान सा सिलेबस कर दिया गया है, बट स्टिल जो भी बचा है उसको आप जब भी कोई रिएक्शन पढ़ रहे हो तो उसको बैलेंसिंग जरूर इंपॉर्टेंट है, वरना आपके मार्क्स वहां पे भी कट हो जाएंगे। अब आ जाता हूँ मैं फिजिकल केमिस्ट्री में, पहले फिर हम फिजिकल इनऑर्गेनिक पे चलेंगे सीक्वेंशियली। फिजिकल में आपको जो चैप्टर्स हैं आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आपको फॉर्मुला लिस्ट साथ साथ बनानी है, ताकि आपको फॉर्मुला ना बोले, क्योंकि जब भी आपको कोई क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, आपको पहले फॉर्मुला लिखना है, ताकि आपके वो आंसर राइटिंग स्किल्स दिखाता है कि हाँ बंदे को फॉर्मुला आता है। एग्जामिनर उसके भी नंबर देगा, आपके मार्क्स काटने का मौका नहीं मिलेगा। पहले फॉर्मुला लिखो, फिर दिए क्या गई है इन्फॉर्मेशन वो लिखो, उसके बाद उसे अच्छे से एक्सप्लेन करो, और फॉर्मुले में जो जो टर्म यूज करते हो ना उसका मतलब भी साइड में लिख दिया करो, ताकि एग्जामिनर को मौका ही ना मिले नंबर कट करने का, समझ रहे हो। और अगर वो पेपर में क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आपको लिटरली उसके 2 पॉइंट्स लिखने हैं, लिटरली आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं, ताकि आपके भी कहीं पे भी चांस नहीं रहेगा वो 100 मार्क्स को कट करने का, क्योंकि 100 मार्क्स सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं आते। 3 चीजों से होते हैं, पहला आपका नॉलेज, दूसरा आपका आंसर राइटिंग स्किल्स, तीसरा होता है कि आप पेपर को क्या टाइम में पूरा कर पा रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल केमिस्ट्री में भी क्या होता है, जो हमारे टॉपिक्स हैं, आपका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आप फॉर्मुला और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उससे ही आपका सेक्शन डी पूरा भरा होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस पे ध्यान देना है, नेम रिएक्शंस और जो आपके टेस्ट होते हैं, लाइक आपके हो गए, आपका फिलिंग टेस्ट हो गया, टॉलरेंस टेस्ट हो गया, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है आपका, गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंपाउंड्स, तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको टेस्ट नहीं आता होगा ना, आप नहीं कर पाओगे, उस पर ध्यान दो। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डीएनएफ ब्लॉक की रिएक्शंस पे ध्यान दो, और बैलेंसिंग पे ध्यान दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो जैसा कि मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैंने कभी भी बोर्ड एग्जाम और नीट को अलग लिया ही नहीं। मैंने दोनों एग्जाम को एक ही स्टडी मटेरियल से पढ़ के क्रैक किया। तो अगर हम सीबीएसई की रिक्वायरमेंट्स देखें, वो सेम है एज नीट एंड जेईई। अगर अभी भी किसी ने नहीं किया है, तो वो उसके पास अभी जितना भी टाइम है, जैसे फरवरी के मिड से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो जो कोर सब्जेक्ट्स है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स के सीबीएसई ओरिएंटेड वीडियोस देख सकता है, और सिलेबस अभी भी कवर हो सकता है। और इनके सीबीएसई ओरिएंटेड वीडियोस ही अगर कोई देखेगा, जिससे उसकी एनसीईआरटी पे ग्रास्प आएगी, वो बहुत हद तक इनके क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट और जेईई मेंस में तो कम से कम कर ही लेगा। बाकी इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन की बात करें, तो वो एग्जाम से कुछ दिन पहले, या जो गैप होती है, जैसे मैंने भी उसी गैप में पढ़ा था, उस गैप में हम वो 2 सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं आराम से। अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी आईएससी की प्रिपरेशन, उसको लग रहा है कि मैंने बोर्ड एग्जाम्स के रिलेटेड सब्जेक्ट में मोर और लेस ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ ली और मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट है, तो एग्जाम से पहले का जो बिल्कुल टाइम होता है, उसमें स्टूडेंट को कैसे अपने आप को एनालाइज करना चाहिए? उनको मॉक टेस्ट देने चाहिए, गेस्ट पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, और कितनी फ्रीक्वेंसी या क्वांटिटी में इसे करना चाहिए एग्जाम आने तक? हाँ जी, अगर एक बच्चे ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, तो ऑब्वियसली मॉक पेपर्स आते हैं, मॉक पेपर्स आते हैं मार्केट में, और आप, मैं तो बोलूंगा पीवाईक्यूज लगा लो, प्रीवियस ईयर पेपर्स आते हैं, और उनको भी आप क्या करो ना, आप उनको टाइम बेस्ड लगाओ। मैं तो हमेशा बोलता हूँ यार, पेपर तो पूरे दिन में कोई भी कर लेगा, आपको 3 घंटे में करना है, आप उसको टाइम बेस्ड लगाओ, और जाके अपने टीचर से चेक करवाओ, पहले जाके चेक करवाओ। और जब भी आंसर लिखो, ऐसे लिखो कि यार जो बच्चा भी पढ़े ना, जो बंदा भी पढ़े, उसे भले कुछ ना आता हो, वो फिर भी समझ जाए। योर आंसर शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आखिरी का टाइम बस रिवीजन पे होना चाहिए, और आपका आंसर राइटिंग पे होना चाहिए। देखिए, जो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उनमें पैटर्न चेंज होता रहा है। जो 2015 और 16 के पेपर है, वो एक्सट्रीमली टफ हुआ करते थे। उसके बाद से सीबीएसई ने अपना लेवल थोड़ा यूनिफॉर्म कर दिया। तो आप पिछले साल के पेपर करना, और सीबीएसई एग्जाम से पहले सैंपल पेपर खुद भी रिलीज करता है अपनी वेबसाइट पे, वो आप एक बार कर लेना। पेपर ज़्यादा करने से ज़्यादा बेटर है, मेरे को किताब बार-बार पढ़ना अच्छा लगता है। हर सब्जेक्ट में आप कम से कम 3 से 4 सैंपल पेपर कर लेना, और बुक की एक बार रीडिंग कर लेना। एग्जाम से कुछ दिनों पहले सिर्फ उसी सब्जेक्ट पे फोकस करना, क्योंकि ये आपको लगता है कि नीट का क्या होगा, 1 महीना है और वो भी कहीं न कहीं नीट में आने वाला है। तो आप अगर ड्यूअल माइंड हो जाएँगे वहाँ पे, तो फिर आपका कोई चीज़ अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए एग्जाम से कुछ दिनों पहले आप एग्जाम के बारे में ही सोचिए, नीट के बारे में ज़्यादा ना सोचिए। जी, अब अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करने के बाद जब अब फाइनल एग्जाम डे की बारी आती है, तो 3 घंटे में स्टूडेंट को अपनी सारी प्रिपरेशन को मैक्सिमली पुट करना होता है पेपर में, ताकि टीचर मैक्सिमम मार्क्स दें। तो उसके लिए क्या बेस्ट तरीका है, पेपर राइटिंग, पेपर प्रेजेंटेशन, और 3 घंटे को ऑप्टिमली यूज करके कैसे स्टूडेंट मैक्सिमम मार्क्स इंश्योर कर सकते हैं? हाँ जी, अब यहाँ पे बच्चे कुछ एक गलती करते हैं, मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है सही भी हो, बट मेरी जो पर्सनल स्ट्रेटेजी रही है आज तक, मैंने बच्चों को जो गाइड भी किया उस अकॉर्डिंग, बच्चे क्या होता है ना, पहले से अज्यूम कर लेते हैं कि मैं जाके सेक्शन बी पहले करूंगा, या मैं ये वाला पार्ट पहले करूंगा। अब हो क्या गया, आपने जो पार्ट पहले सोचा वो पार्ट टफ आ गया, सेक्शन बी हो सकता है पेपर का टफ हो सेक्शन ए के मुताबिक, और आप उसी में अटक गए। जैसे मुझे आज भी याद है, मेरा फिजिक्स का पेपर छूटा था, मेरा फर्स्ट पेपर था फिजिक्स का, मेरा पेपर 7 नंबर का छूटा था, ठीक है, मेरे 93 आए थे, और 7 मार्क्स का छूटा था मेरा। तो मैं क्योंकि ज्यादा मतलब टफ क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम मैंने स्पेंड कर दिया था, ज्यादा जो लिखने वाले क्वेश्चन थे, ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें टाइम स्पेंड कर दिया। डोंट स्पेंड टू मच टाइम इन क्वेश्चन, ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें, जितना रिक्वायर्ड है बस उतना लिखें यार, मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। पहली चीज, कोई प्री असम्पशन नहीं करके चलना है, आपको जो क्वेश्चन पहले आसान मिल रहे हैं पहले उन पर टाइम बताओ, और जितना रिक्वायर्ड है उतना लिखो। और जो लिख रहे हो ये नहीं कि पूरी रामायण भर दी, पूरी रामायण नहीं भरनी है, इंपॉर्टेंट है तो कीवर्ड्स लिखो। जैसे पेपर प्रेशर पूछा है अगर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो,
कि क्लोज कंटेनर में प्रेशर बनता है सरफेस के ऊपर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टेम्परेचर से कैसे वेरी करता है, बस, और कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं तो बोलता हूँ, मेरी आदत है हमेशा, अगर मैं ब्लू से लिख रहा हूं तो ब्लैक से हाईलाइट कर दूंगा, दैट क्रिएट्स अ नाइस इंप्रेशन। फॉर्मुला यूज करा है मैंने, फॉर्मुले का एक मतलब मैं लिख दूंगा। आंसर राइटिंग पर ध्यान रखोगे ना तो 100 नंबर नहीं कटेंगे, वरना जनरली क्या होता है, आप सबसे लिख के आओगे, आपके 90 ऊपर जा रहे होंगे तो टीचर फिर से चेक करेगा और कहीं ना कहीं नंबर काट देगा। और टाइम मैनेजमेंट, मैंने वही चीज पहले बोल दी कि आपको क्वेश्चन को टाइमली डिवाइड करना है कि पेपर पूरा हो जाए। पेपर ही पूरा नहीं हुआ तो क्या करोगे फिर? तो ऐसे आपको 3 घंटे में डिवोट कर रहे हैं प्रॉपर्ली, ताकि आप अच्छे से पेपर को पूरा कंप्लीट कर पाए। देखिए सीबीएसई का एक ट्रेंड रहा है, मतलब जो एग्जामिनर आपका होता है ना, जो जिसको आप जानते नहीं हो, वो बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव होता है। वो अगर आप टू द पॉइंट आंसर्स लिखते हैं तो उसके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि उसको बहुत सारे पेपर्स चेक करने होते हैं। आप यहाँ-वहाँ की दलीलें लिखेंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, अगर आप उसको एक लाइन में समराइज़ करते हैं जिसमें उसके बारे में जो पूछी गई चीज़ है वो किताब और उसके रेलेवेंट हो, दैट्स मोर देन एनफ। आप जितना अपना राइटिंग कंसाइज़ रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे, उतने मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। ओके, तो हम लोगों ने सब्जेक्ट्स के रिलेटेड ऑलमोस्ट हर एक चीज़ डिस्कस कर ली है। अब कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कस करते हैं जो आपको अपने ड्रीम स्कोर को अचीव करने में एक्स्ट्रा हेल्प कर सकती हैं। टाइम मैनेजमेंट। बोर्ड्स के लिए टाइम मैनेज करने का एक अच्छा तरीका यह है कि आप एक फिक्स्ड रूटीन के बदले फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स पूरे दिन में अपनी प्रिपरेशन को डेडिकेट करें। इस तरह आप अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को टाइम दे सकते हैं और आपका शेड्यूल भी डायनामिक रहेगा, क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए कोई सिंगल सेट ऑफ रूल्स या जनरल स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। आप में से हर किसी को अपनी वीकनेसेस और एबिलिटीज के हिसाब से चीजें अपने अकॉर्डिंग मैनेज करनी पड़ेंगी। ये मैटर नहीं करता कि किसी एक दिन आप कितने घंटे पढ़ो, कितना ज्यादा कवर करो या फिर कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ो। मैटर ये करता है कि अपना एग्जाम का दिन आने तक आपकी प्रिपरेशन कितनी कंप्लीट है। हाँ, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट बनाने के लिए आप कुछ चीजें जरूर फॉलो कर सकते हैं। आप अपने लिए डेली, वीकली और मंथली टारगेट्स बना सकते हैं और फिर अपने सभी टॉपिक्स को उन्हीं टारगेट्स के अकॉर्डिंग कवर कर सकते हैं। और अपनी डेली एंट्री के लिए आप एक नोटबुक भी बना सकते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन। आप अपने एग्जाम में फुल मार्क्स तभी स्कोर कर सकते हैं जब आपने पेपर अच्छे से प्रेजेंट किया हो। तो उसके लिए पहले तो आपको पेपर लिखने की बिफोर हैंड प्रैक्टिस करनी होगी और इन सभी चीजों का ध्यान रखना होगा। पेपर लिखने के लिए वाटरप्रूफ जेल पेन का ही यूज करना चाहिए, ज्यादा अच्छा लगता है। ऑर्गेनाइज तरीके से साफ और दूर दूर ही लिखना चाहिए। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको टाइम डिवीजन हमेशा एडवांस में करके रखना चाहिए और आपका फर्स्ट आंसर हमेशा वो होना चाहिए जो आपको सबसे अच्छे से लिखना आता हो। फिर इस पहले क्वेश्चन के बाद आपको अपना ऑर्डर ज्यादा चेंज नहीं करना चाहिए, वरना एग्जामिनर इरिटेट हो सकता है। हर पेज पे आपको डबल मार्जिन ड्रॉ करना चाहिए और फर्स्ट पेज ब्लैंक छोड़ के सेकंड पेज से स्टार्ट करना चाहिए। आंसर शीट पे सेक्शंस मेंशन करने से भी पेपर अच्छा लगता है। अब लॉन्ग टाइप आंसर्स आपको पॉइंट्स में ही लिखने चाहिए और जहां पॉसिबल हो वहां डायग्राम्स भी बनानी चाहिए। पेपर कंप्लीट करने के बाद आपको अपने आंसर्स रिवाइज करने चाहिए और पेंसिल से आंसर्स के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अंडरलाइन करने चाहिए। हैंडराइटिंग। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला था, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन के लिए हैंडराइटिंग भी मैटर करती है और आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि आप पेपर साफ लिखें। हैंडराइटिंग बेटर करने के लिए आप हर दिन पेजेस लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि आपकी स्पीड कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। आपको अपनी स्पीड भी साथ में मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर में स्लो लिखने की वजह से कई बार चीजें छूट सकती हैं। मल्टीपल रिविजन। आपके एग्जाम के लिए रिवाइज करने की क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप इस एक बात से समझ सकते हैं। आपके एग्जाम में आप बस वही याद रख पाओगे जो या तो आपने पेपर से बिल्कुल पहले पढ़ा हो, वरना मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके पढ़ा हो। तो चॉइस आपकी खुद की है। डिस्ट्रैक्शंस। ओके, तो डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने के लिए बस एक ही तरीका है, अपना फोन स्विच ऑफ कर लो। बूम, प्रॉब्लम सॉल्व। और हाँ, जब कभी कभार आपको खुद को पढ़ने के लिए फोर्स करना हो तो उसके लिए ये कोट याद रखिएगा, टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉरएवर। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अब जाने से पहले एक चीज याद रखना, सक्सेस के लिए कोई एक डिफाइंड पाथ कभी नहीं होती। इस वीडियो में जो भी बताया गया है हर एक चीज एज इट इज फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं है। सी व्हाट वर्क्स फॉर यू द बेस्ट एंड मेक योर ओन गेम प्लान। आप जितना सोचते हैं चीजें उससे कई ज्यादा आसान है। सो गो एंड मेक हिस्ट्री। ओके, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, बट जो भी। What just happened?